नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी राजस्थान एग्ज़ाम चैनल पर। मैं आपका दोस्त पंकज शर्मा हाजिर हूं आपके सामने इंडियन पॉलिटी की क्लास लेके, भारतीय संविधान की क्लास लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा, कल हमने जो पढ़ा था भाग एक संघ और उसके राज्य क्षेत्र को थोड़ा रिवाइज करेंगे फिर से, और भाग दो नागरिकता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे क्लासेस रेगुलरली देख रहे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर और डिस्कस भी कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले ये मेरे बारे में जानकारी है आप लोगों के लिए। 3 साल का एक्सपीरियंस इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स में, एक्सपर्ट इन एग्जाम प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, मेंटोर्ड 3000+ स्टूडेंट्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपको सफलता प्रदान करने के लिए, तो हम डेली तैयार हैं आपके पास पहुंचने के लिए, आपके स्टडी रूम तक पहुंचने के लिए और आपकी तैयारी पूरी करवाने के लिए। लेकिन दोस्तों उसके लिए कुछ एफर्ट्स आपको भी लगाने पड़ेंगे। सबसे पहला एफर्ट तो यही लगाना होगा कि आपको अच्छे से पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी और बहुत सारा हार्डवर्क करना होगा। बट एक और इम्पॉर्टेंट कदम है जो आपको उठाना होगा। हमारा साथ देने के लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, जहां पर आप अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस, जहां पर अगर कोई भी आपको डाउट है, जो भी क्लासेस आपकी हुई हैं उनमें किसी भी प्रकार का डाउट अगर आपको है तो वो आप दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका पूरा सिलेबस भी कवर कराया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन लेने के क्या क्या प्रॉफिट हैं। जितने भी एडुकेटर्स हैं मेरी तरह, उनके सबके लाइव स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ ये एडुकेटर आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी भी करवाएंगे आपको। साथ ही आप कहीं पर भी कभी भी असीमित, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस देख सकते हैं। राइट। आगे हम देखेंगे वीकली आपके साथ में क्विज कॉम्पिटिशन्स यानी क्वेश्चन आंसर सेशंस किए जाएंगे। साथ ही डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी आपकी करवाई जाएंगी। साथ में प्लस कोर्सेज में सब्जेक्ट को समझने के नए और आकर्षक तरीकों के साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, एनिमेटेड वीडियोस एटसेट्रा, हर वो तरीका जिससे आपको हम समझा सकें और आपके सिलेबस को पूरा करा सकें, वो प्रयास हम करेंगे। आप जो भी कंटेंट हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसकी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल मिलेगी। और इन सभी बातों से भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलेगा। देखिए दोस्तों, आज के कट थ्रोट कंपटीशन पीरियड में गला काट प्रतिस्पर्धा हम देखते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, चाहे आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और एग्जाम, एसएससी, बैंक, व्हाटएवर, वहाँ पर कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है। उस कंपटीशन लेवल में देखिए हार्डवर्क की ज़रूरत तो पड़ती ही है, लेकिन आजकल स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है और उस स्मार्ट स्टडी के लिए आपको एक्सपीरियंस एडुकेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवा रही है। तो ये गाइडेंस बहुत वैल्यूएबल है, बहुत मूल्यवान है। तो दोस्तों जल्द से जल्द जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे ये क्लासेस देख रहे हैं, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इंस्टॉल करने के बाद आपको प्लस सेक्शन पर जाना है और प्लस सेक्शन पर जब आप जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप पर आपको यहाँ कोर्सेज दिखाई देंगे, जैसे बीपीएससी, डब्ल्यूबीपीएससी, पीपीएससी। इसी प्रकार आपको आरपीएससी का कोर्स दिखाई देगा और उस आरपीएससी के कोर्स को आपको ले लेना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे
तो आपका कोर्स आपको मिल जाएगा। और बस फिर आपको क्या करना है, आपको 1 साल या 2 साल जैसी भी आपकी इच्छा है, लेकिन मेरा गाइडेंस आप दोस्तों के लिए जिन्होंने तैयारी अभी अभी स्टार्ट की है, उन्हें कम से कम 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, जिससे वो आसानी से पढ़ सकें, समझ सकें और सबसे महत्वपूर्ण कि वो रिवीजन कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक की प्रक्रिया आपको पूरी करनी है। आपकी मदद के लिए, मेरे सभी दोस्तों की मदद के लिए, यहां पे आपको मेरे नाम का एक कोड दिखाई दे रहा है कैपिटल लेटर्स में, पंकज सर, PANKAJSIR। अगर आप इस कोड को जब आप कोर्स परचेज कर रहे होंगे तो वहां पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यूज रेफरल कोड। अगर उस स्थान पर अगर आप पंकज सर यानी मेरा नाम, आपके दोस्त का नाम अगर लिख देते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा। बात समझ आ रही है दोस्तों? तो मेरे सभी दोस्तों को 10% का डिस्काउंट, राशि उनकी कोर्स में से कट जाएगी, बाकी की राशि उन्हें जमा करानी होगी। तो पंकज सर कोड को यूज लीजिए, फायदा उठाइए और हमारी पूरी टीम जो राजस्थान एग्जाम्स के लिए आपकी मेहनत कर रही है आपके लिए, उसका पूरा का पूरा भरपूर फायदा उठाएं। बात क्लियर है दोस्तों? टेलीग्राम ऐप पर अनअकैडमी आरपीएससी को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा उस चैनल को, वहां पर आपको कोर्सेज मिलते रहेंगे। आगे अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस जो भी वीडियो यूट्यूब पे डाले जा रहे हैं वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन तो आप लोग ले ही लेंगे, तो वहां पर तो आपको क्लासेस लाइव देखनी ही है, यहाँ भी आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो पीडीएफ्स हैं उन्हें डाउनलोड करना ना भूलें। तो दोस्तों, आप सबके मदद के साथ में और हमारे थोड़े से सहयोग के साथ में वी विल क्रैक द आरपीएससी एग्जाम्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कल हमने बात करी थी भाग 1 के बारे में, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, और आज हम कोशिश करेंगे कि हम भाग 2 नागरिकता के कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों को पूरा कर पाएं या पूरे टॉपिक को पूरा कर पाएं। ठीक है दोस्तों, तो भाग 1 के बारे में कल हमने जानकारी हासिल करी थी, मैं थोड़ा सा आपको और आज रिवाइज कराऊंगा। हमने अनुच्छेद 1 देखा था, आर्टिकल 1 देखा था, जो कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, यानी सभी राज्यों से मिलकर के जिस संघ का निर्माण होगा उसे हम क्या कहेंगे, भारत। इंडिया और भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बात क्लियर है दोस्तों? वहां पर आपको मैंने बताया था कि ये जो राज्य हैं या उनके जो राज्य क्षेत्र हैं, स्टेट एरियाज हैं, ये कौन से होंगे, ये वो होंगे जो पहली अनुसूची, कल हमने अनुसूचियां देखी थी, 12 अनुसूचियों के बारे में हमने बात करी थी दोस्तों। उसमें जो पहली अनुसूची है उसमें उन राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसे 3 भागों में हमने बांट रखा है। एक राज्यों का राज्य क्षेत्र, दूसरा पहली अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल में जो राज्य क्षेत्र हैं, और तीसरा वो राज्य क्षेत्र जो हम अर्जित करेंगे, यानी उन्हें हम हमारी टेरिटरी में मिला लेंगे या फिर हम उन्हें शामिल कर लेंगे। तो आर्टिकल 1 के बारे में राजस्थान एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, वो छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछ ले कि भारत को आप भारत क्यों कहते हैं, बात समझ रहे हैं मेरे दोस्तों? अगर आपसे कोई ये सवाल पूछ ले कि भारत को आप भारत क्यों कहते हैं, इंडिया क्यों कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि मेरे दोस्त, हमारे देश का जो महान संविधान है, उस संविधान का जो पहला आर्टिकल अनुच्छेद है वो ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यानी सभी राज्यों से मिलकर के भारत का निर्माण होता है।
सभी राज्यों से मिलकर के भारत संघ का निर्माण होता है। ऐसा जब आप उसे बताएंगे तो वो संतुष्ट हो जाएगा कि भारत को भारत और इंडिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहला ही अनुच्छेद हमें ये कहता है कि सभी राज्यों से मिलकर भारत का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 2 कल जिन दोस्तों ने क्लासेस ली थी उन्हें काफी हद तक समझ आया होगा। आज और थोड़ा सरल शब्दों में मैं आपको बताता हूं कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, तो प्रवेश और स्थापना का अंतर मैंने आपको बताया था। प्रवेश आप उसको करवाते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। बात समझ रहे हैं? जैसे कि मेरे सारे दोस्त जो भी देख रहे हैं, इस क्लास को पढ़ रहे हैं, अगर उन्होंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है तो अनअकैडमी एक बॉडी है जिसकी एक टेरिटरी है, और आप सभी मेरे प्यारे दोस्त एग्जिस्ट करते हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको हम एडमिशन लेंगे किसमें? अनअकैडमी में। तो यू आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, तो आपको हम कहां एग्जिस्ट कराएंगे, कहां एडमिशन देंगे? अनअकैडमी में। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे वैसे ही आप अनअकैडमी के मेंबर बन जाएंगे, उसके सदस्य बन जाएंगे। स्थापना कब की जाती है? जब उस वस्तु का, उस चीज का या उस एंटिटी का कोई भी अभी स्थान नहीं है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसकी कोई प्रेजेंस, उपस्थिति नहीं है, तो उसको स्थापित किया जाता है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि संसद कानून के द्वारा, निबंधन और शर्तों के द्वारा जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना करवा सकती है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन है जो पूरे गेम को खेलेगा। इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है वो संसद है, यानी कि जो नए राज्य का प्रवेश करवाया जाएगा उस प्रवेश करवाने का पूरा अधिकार किसका होगा? वो संसद का होगा, पार्लियामेंट का होगा। बात क्लियर है दोस्तों? पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो भारतीय टेरिटरी में, भारतीय क्षेत्र में किसी नए राज्य का प्रवेश करवा सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर किस प्रकार के राज्य का प्रवेश करवाओगे? तो मैंने आपको कल भी बताया था, अच्छे से समझाया था, फिर समझिए, साधारण शब्दों में समझिए। जो ये नए राज्य का प्रवेश करवाया जाएगा वो राज्य वो होगा जो वर्तमान में, प्रेजेंट में भारतीय भूमि का हिस्सा नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सर इसका मतलब संसद ऐसे राज्य का प्रवेश करवाएगी जो भारत की भूमि के पास में, यानी भारतीय टेरिटरी से बाहर है, इंडिया की बॉर्डर से जो बाहर की भूमि है। अगर ऐसी किसी भूमि को, ऐसे किसी क्षेत्र और एरिया को अगर हम भारत में मिला लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वर्तमान में कश्मीर का हिस्सा है, हम उस पर अपना अधिकार भी जमाते हैं। पीओके जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कश्मीर का ही हिस्सा है, लेकिन क्या वर्तमान में भारतीय भूमि का हिस्सा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसे हम मिला लेते हैं तो इसका मतलब संसद ने बाहरी क्षेत्र से एक नए क्षेत्र को, एक नई भूमि को कहां मिला लिया? भारतीय क्षेत्र में मिला लिया। तो ऐसा क्षेत्र जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, भारत से बाहर किसी भूमि का हिस्सा है, जब हम उसे भारत में मिला लेंगे तो वो राज्य अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग नया राज्य माना जाएगा। आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग नया राज्य माना जाएगा। सीधी सादी सी बात है भैया कि जो भारतीय भूमि का हिस्सा नहीं है, यानी बाहर किसी विदेशी भूमि से जब हम किसी हिस्से को भारत में मिलाएंगे, यानी हमारे पड़ोसी क्षेत्र से किसी हिस्से को भारत में मिलाएंगे, तो वो भारत का राज्य नया बनेगा, भारत का नया राज्य क्षेत्र बनेगा, और वो आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग बनेगा। चलिए दोस्तों, आर्टिकल 3 बहुत सिंपल था। यहां पर भी नए राज्यों का निर्माण हो रहा है, लेकिन बहुत सिंपल सी बात है, नए राज्यों का निर्माण जो वर्तमान में भारत का हिस्सा हैं। आर्टिकल 2 में नए राज्य वो बन रहे थे जो भारत का हिस्सा नहीं है। आर्टिकल 3 यानी वर्तमान में वो राज्य, यानी जो हम सभी राज्य
और केंद्र शासित प्रदेश हम देख रहे हैं वो भारत का हिस्सा हैं। जैसे राजस्थान, पंजाब, यूपी, बिहार, झारखंड, ये सभी राज्य वर्तमान में भारत का हिस्सा हैं। तो इन राज्यों में से जो भारत के हिस्से हैं, इनमें से अगर हम किसी क्षेत्र को तोड़कर या दो राज्यों के क्षेत्रों को मिला करके कोई नया राज्य बनाते हैं तो वो नया राज्य माना जाएगा आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे कि मध्य प्रदेश से अलग करके हमने क्या बना लिया, छत्तीसगढ़। बिहार से अलग करके झारखंड। उत्तर प्रदेश से अलग करके हमने क्या बनाया, उत्तराखंड। हाल ही हमने तेलंगाना राज्य बनाया है। तो ये जो राज्य नए बनाए गए, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना, ये सभी राज्य हमने हमारे जो एग्जिस्टिंग राज्य हैं, जो पहले से हमारे राज्य थे, उनको तोड़ करके या किन्हीं दो क्षेत्रों को मिला करके हमने नया राज्य बना दिया। तो ऐसे जो नए राज्य बनेंगे वो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग बनेंगे। अगर किसी राज्य के नाम में आपको परिवर्तन करना है तो वो भी आप आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ही करेंगे। जैसे अगर वेस्ट बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला कर देना है तो वो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग होगा। बात क्लियर है? तो 2 और 3 का डिफरेंस याद रखना है। 2 में नए राज्य वो होंगे जो वर्तमान में भारत की भूमि का हिस्सा नहीं है, पर बनेंगे बाद में, बाहर से लाके हम उन्हें अपना हिस्सा बनाएंगे। आर्टिकल 3 में जो नए राज्य बनेंगे वो राज्य वो होंगे जो ऑलरेडी हमारी भूमि का हिस्सा हैं और हम उन्हें तोड़कर या किन्हीं दो क्षेत्रों को, एरियाज को मिला करके एक नया राज्य बना रहे हैं। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, किस राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, यानी बॉर्डर्स में अगर हम परिवर्तन कर रहे हैं तो भी वो नया राज्य, जो भी परिवर्तन होंगे वो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ही होंगे। आर्टिकल 3 में मैंने आपको ये भी बताया था कि आर्टिकल 3 में जो परिवर्तन होंगे वो भी यहां पर कौन करेगी, संसद करेगी। यानी कॉमन सी बात है कि 2 और 3 में जो भी परिवर्तन होंगे वो संसद के द्वारा किए जाएंगे। लेकिन यहां पर जो परिवर्तन संसद करेगी, जो भी विधेयक या अध्यादेश लाएगी संसद, उसके लिए पहले उसे राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति परमिशन देने से पहले जिस भी राज्य में परिवर्तन किया जा रहा है उस विधेयक को उस राज्य के पास भेज देगा। एक समय सीमा तय करके राष्ट्रपति परमिशन देने से पहले क्या करेगा, संसद राष्ट्रपति से परमिशन लेगी कि हम एक विधेयक लाना चाहते हैं जिसमें हम किसी राज्य में परिवर्तन करना चाहते हैं। किसी भी राज्य का आप एग्जाम्पल दिमाग में सोच लीजिए। उसकी बॉर्डर में परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं, या फिर उस राज्य के दो हिस्से एक नया राज्य बनाना चाहते हैं। तो जिस भी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं तो राष्ट्रपति जी से परमिशन ली जाएगी। राष्ट्रपति जी परमिशन लेने से पहले इसकी विधेयक की एक कॉपी उस राज्य को भेज देंगे एक समय सीमा तय करके कि आप अपना जवाब दे दें, संसद इस प्रकार का एक कार्य करने वाली है, आपके राज्य के अंदर परिवर्तन करने वाली है। अब देखिए, राज्य को समय सीमा में जवाब देना है, ठीक है, लेकिन अगर राष्ट्रपति विधेयक भेजने के बाद मंजूरी दे देते हैं, अपनी राष्ट्रपति संसद को मंजूरी दे देते हैं कि आप जिस राज्य में परिवर्तन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो संसद उस पर कार्य करना प्रारंभ कर देगी। अब राज्य को जो समय सीमा, जो टाइम लिमिट दी गई थी, उस टाइम लिमिट में अगर वो अपना जवाब दे देता है तो भी ठीक है, नहीं देता है तो भी ठीक है। ये मैंने आपको कल बताया था। यानी कि राज्य की परमिशन मिलना या नहीं मिलना बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। अगर राष्ट्रपति जी ने परमिशन एक बार दे दी और संसद उस पर कार्य प्रारंभ कर देती है तो अब पूरा का पूरा जो अधिकार है उस राज्य में परिवर्तन को लेकर के वो किसके पास चला जाएगा, संसद के पास चला जाएगा। यानी कि भारत के राज्यों में, राज्य क्षेत्रों में अगर कोई भी परिवर्तन, किसी भी प्रकार का परिवर्तन संसद करना चाहती है तो संसद को पूरा का पूरा अधिकार दिया गया है उन परिवर्तनों को करने का। यानी कि हमें मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि राज्यों के क्षेत्रों में, राज्यों के निर्माण में पूरा का पूरा अधिकार भारत में सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। बात क्लियर है क्या दोस्तों? किसको दिया गया है? सिर्फ संसद को दिया गया है। आगे हम देखते हैं
आर्टिकल 4 क्या कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंजेस किए गए हैं, आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंजेस किए गए हैं वो सारे चेंजेस आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग नहीं माने जाएंगे। आर्टिकल 368 किस प्रकार के परिवर्तन करता है? ये संविधान संशोधन करता है। क्या करता है? संविधान संशोधन करता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी परिवर्तन किए गए हैं वो परिवर्तन 2 और 3 के अंतर्गत एक सामान्य परिवर्तन, सामान्य बहुमत, सामान्य कानून, साधारण कानून के द्वारा यानी विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस के द्वारा किए गए परिवर्तन हैं, ना कि संविधान संशोधन है। यानी कि 2 और 3 में जो भी परिवर्तन किए गए हैं वो संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे। यानी 2 और 3 में जो चेंजेस किए हैं उसमें आर्टिकल 368 का कोई भी रोल नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि 2 और 3 में जो परिवर्तन हुए हैं वो सामान्य विधायी प्रक्रिया, सामान्य कानून प्रक्रिया के अंतर्गत परिवर्तन किए गए हैं, यानी कि संविधान संशोधन नहीं किया गया है, संविधान में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। बात क्लियर है क्या दोस्तों? चलिए, तो ये हमने कल तक की बात करी थी। अब आगे की बात हम बढ़ेंगे आगे। आज हम देखेंगे कि अब ये राज्यों के बारे में तो हमने पढ़ लिया, नए राज्यों के निर्माण के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब आज हम देखेंगे कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किस प्रकार किया गया। देखिए, थोड़ी सी कहानी सुनेंगे। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो भारत के सामने 562 देसी रियासतें थी। देसी रियासतों के बारे में हमने बात करी थी जब हमने भारत के संविधान के विकास का इतिहास क्रम पढ़ा था। 562 देसी रियासतों को एक करके हमें क्या बनाना था? भारत बनाना था। अब भारत पर मांग उठ रही थी भाषाई आधार पर राज्य बनाने की। भारत में क्या मांग उठ रही थी? भारत में मांग उठ रही थी कि भाषाई आधार पर राज्य बनाए जाएं। किस आधार पर बनाए जाएं? भाषाई आधार पर राज्य बनाए जाएं। अब क्या हुआ? इसके लिए एक समिति बनाई गई 1947 में ही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने श्याम कृष्ण धर, इनका नाम शॉर्ट फॉर्म में आपको मिलेगा एस के धर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। बात समझ रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एस के धर, श्याम कृष्ण धर के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया और उनसे ये पूछा कि हमें जो नए राज्य बनाने हैं, यानी कि जो भारत है, जो 562 देसी रियासतों में बटा हुआ है, इन्हें हमें राज्यों में बांटना है। हमने राज्य बनाने हैं, बड़े बड़े राज्य बनाने हैं और हर राज्य में उस क्षेत्र की देसी रियासतों को मिला दिया जाएगा और फिर उनको एक राज्य बोला जाएगा। जैसे राजस्थान जो है, आप देखते हैं मारवाड़ रियासत, मेवाड़ रियासत, अलवर, जितनी भी रियासतें थी, आमेर रियासत, इन सभी रियासतों को मिलाकर के एक राज्य बना दिया गया और उस राज्य को हम आज जानते हैं राजस्थान, जहां पे आरपीएससी एक आयोग है और उसके एग्जाम्स की हम तैयारी कर रहे हैं। तो राजस्थान बना दिया रियासतों को मिलाकर। उसी प्रकार अन्य रियासतों को मिलाकर अन्य राज्य बनाए गए। अब सवाल यहां पर यह खड़ा हुआ कि जो भारत में राज्य बनाए जाएं, क्या वो भाषाई आधार पर बनाए जाएं? क्या पंजाबी भाषियों के लिए क्या पंजाब बना दे, गुजरातियों के लिए क्या गुजरात बना दे, मराठियों के लिए क्या महाराष्ट्र बना दे? इस प्रकार से क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाए या फिर प्रशासनिक, भौगोलिक और आर्थिक आधार पर बनाए जाए? दो वहां पर मुद्दे थे। एक मुद्दा तो था भाषा का और दूसरा मुद्दा क्या था कि प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस पे, या फिर ज्योग्राफिकल बेसिस पे, भौगोलिक आधार पे, या फिर इकोनॉमिकल बेसिस पे, आर्थिक आधार पे।
यानी इन तीनों आधार पर बनाएं या भाषा के आधार पर बनाएं। तो इसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आयोग बनाया, एस.के. धर कमेटी। श्याम कृष्ण धर इनको अध्यक्ष बनाया गया। इनसे पूछा गया कि भैया आप थोड़ा सा रिसर्च करो और हमें ये बताओ कि भाषा के आधार पर बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। तो ये आयोग जांच करता है, रिसर्च करता है, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को लेता है और ये कहता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, यानी कि भाषा के आधार पर हमें राज्य नहीं बनाने चाहिए। बात क्लियर है क्या दोस्तों? यानी एस.के. धर जो कमेटी बनी, उस कमेटी ने क्या कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब इससे संतुष्टि नहीं मिली सरकार को, तो अब उन्होंने क्या किया, एक और आयोग बनाया, जेबीपी आयोग। जेबीपी या फिर इसको जेवीपी भी बोलते हैं। क्यों? जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों के नाम को बोलते हैं जेबीपी या जेवीपी कमेटी। इन तीनों को बोला गया कि आप जांच करके बताइए कि भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन है वो किस आधार पर किया जाना चाहिए। तो ये तीनों जांच करते हैं और क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो जनता प्रभावित है, यानी जिस जनता के लिए हमें राज्य बनाने हैं, उनसे आपसी सहमति के आधार पर आर्थिक और प्रशासनिक व्यवहार्यता पर जोर देते हुए भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का सुझाव दिया। तो पहली कमेटी कौन सी बनी? एस.के. धर। उसने तो साफ साफ मना कर दिया कि भाषाई आधार पर राज्य नहीं बनाने हैं। दूसरी कमेटी बनी जेबीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। ये तीनों क्या कहते हैं कि पहले हमें कौन से आधारों को देखना है? पहले हमें प्रशासनिक और आर्थिक आधार देखने हैं, जनता से सहमति प्राप्त करनी है। पहले हम प्रशासनिक और आर्थिक आधार को इंपॉर्टेंस देंगे, फिर हम आखिरी में देखेंगे भाषाई आधार पर उस राज्य को बनाना है या नहीं बनाना है। यानी कि बात ये समझ आती है कि भाषाई आधार पर जोर इन्होंने भी कम दिया। जेवीपी कमेटी ने भी भाषाई आधार पर राज्य बनाने का जोर कम दिया, प्रशासनिक, आर्थिक और जनता की भागीदारी पर जोर ज्यादा दिया, इंपॉर्टेंस ज्यादा दी। चलिए, अब क्या होता है कि भाषाई आधार पर राज्यों की जो मांग हो रही थी, इसमें सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषी राज्य के तौर पर गठन कर दिया गया। यानी भारत में जो सबसे पहला राज्य बनाया गया वो कौन सा बनाया गया? भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को बनाया गया। आंध्र प्रदेश को क्यों बनाया गया, उसकी कहानी सुन लीजिए। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोटी श्री रामलू। इधर देखिए नाम इनका, पोटी श्री रामलू। ये पोटी श्री रामलू क्या हैं? गांधी जी के आइडियोलॉजी को पसंद करते थे। पोटी श्री रामलू क्या करते थे? गांधी जी की आइडियोलॉजी को पसंद करते थे। तो गांधी जी क्या करते थे? गांधी जी को अपनी बात मनवानी होती थी तो गांधी जी अनशन करते थे। बात समझ रहे हो? देखो, मैं ये बता रहा हूं 1953 में, तारीख भी आपको बता देता हूं, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश, आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत में भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन बना, तो तेलुगु भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश बन गया। 1 अक्टूबर 1953 को जवाहरलाल नेहरू जी ने बना दिया। अब ये कैसे बना भाषा के आधार पर पहला राज्य, उसकी थोड़ी कहानी सुन लीजिए। तो मैं आपको बता रहा हूं, आंध्र प्रदेश के एक नेता थे पोटी श्री रामलू, जो कि महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी का पसंद करते थे, उनको फॉलो करते थे।
तो वो चाहते थे कि तेलुगु भाषियों के लिए क्या बने, आंध्र प्रदेश बने। तेलुगु भाषियों के लिए क्या बने, आंध्र प्रदेश बने। इसके लिए उन्होंने क्या किया, वो 1952 के अंदर, कब, 1952 में हड़ताल पर बैठ गए। कितने दिनों की हड़ताल पर बैठ गए, 1952 में हड़ताल पर बैठ गए, भूख हड़ताल पे। यानी क्या चालू कर दिया, आमरण अनशन चालू कर दिया। किसने चालू कर दिया, पोटी श्री रामलू ने आमरण अनशन चालू कर दिया 1952 में। कितने दिनों का आमरण अनशन किया पोटी श्री रामलू ने, इन्होंने 56 दिनों का आमरण अनशन किया। मेरे दोस्तों गौर फरमाइएगा, आंध्र प्रदेश जो तेलुगु भाषा के आधार पर पहला राज्य बना, भाषा के आधार पर, उसका बनना इतना आसान नहीं था। वहां के जननेता पोटी श्री रामलू ने 56 दिनों का आमरण अनशन यानी कि भूख हड़ताल करी और मांग कर रहे थे कि तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य बना दिया जाए। 56 दिनों की हड़ताल के बाद में 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। श्री रामलू 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। बाद में 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन गया और ये इसकी कहानी है। चलिए दोस्तों, तो एक राज्य तो बन गया भाषा के आधार पर। अब क्या हुआ, 22 दिसंबर 1953 में सरकार ने फिर एक और कमेटी बनाई फजल अली की अध्यक्षता में, और उस कमेटी की अध्यक्षता, फजल अली की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई, और फजल अली ने जो रिकमेंडेशंस दी उसके आधार पर भारत में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये सुन रहे हैं मेरे दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है। 22 दिसंबर 1953 में एक न्यायाधीश थे फजल अली, अली फजल याद मत रखिएगा, मिर्जापुर वाले अली फजल के बारे में याद नहीं रखना है, आपको फजल अली के बारे में याद रखना है। तो 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी को क्या नाम दिया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कमीशन। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण जो फजल अली की अध्यक्षता में किया गया, इसमें 2 और मेंबर थे, हृदय नाथ कुंजरू और के.एम. पानीकर। हृदय नाथ कुंजरू एंड के.एम. पानीकर, ये आप 3 सदस्यों का आयोग बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया गया। इस आयोग ने क्या किया, 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। बना कब था, बना था 1953 में। रिपोर्ट कब भेजी, लगभग 2 साल में 30 दिसंबर 1955 को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। और इसने क्या रिकमेंडेशंस दिए, इसने क्या सुझाव दिए। इस आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहारिता, आर्थिक विकास, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा तथा भाषा को राज्य के पुनर्गठन का आधार बनाया जाना चाहिए। मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए, फजल अली की अध्यक्षता में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना, वो कहता है कि जब हम राज्य बनाएंगे, हम जब भारत को एक नया स्वरूप प्रदान करेंगे, हम भारत के राज्यों का निर्माण करेंगे, तो हमें कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना है। कौन कौन से पॉइंट हैं, राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक व्यवहार्यता यानी एडमिनिस्ट्रेशन फिजिबिलिटी, वित्तीय व्यवहार्यता फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, आर्थिक विकास इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, अल्पसंख्यक के हित माइनॉरिटीज के जो बेनिफिट्स हैं, और फिर लास्ट में उन्होंने बोला भाषा, यानी कि भाषा को इन्होंने आधार तो माना कि भाषा को हम एक बेस तो बनाएंगे, लेकिन सिर्फ भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन नहीं करेंगे। हम राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक दृष्टिकोण, फाइनेंशियल दृष्टिकोण, इकोनॉमिकल दृष्टिकोण एंड माइनॉरिटीज के हिसाब से इन सभी आधारों को लेते हुए हम क्या करेंगे,
भाषा, हम इन सभी आधारों को लेते हुए हमारे लिए, भारत के लिए नए राज्यों का निर्माण करेंगे। बात क्लियर है दोस्तों? अब इनकी बात मान ली गई, क्योंकि इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट करी उसमें इन पॉइंट्स को इन्होंने थोड़ा तरीके से रखा, थोड़े ढंग से रखा। अब मेरे जो दोस्त आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, एसीएफ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ मेंस एग्ज़ाम में आपको लिखना होगा। तो हमें भी क्या करना है, फजल अली की तरह अच्छे अच्छे पॉइंट्स में आंसर को लिखना होगा, और अच्छे पॉइंट्स में आंसर को लिखने के लिए आपको इन अच्छे अच्छे पॉइंट्स को याद भी करना होगा। अब इनकी बात सरकार ने मान ली, और 1956 में, कब, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पास कर दिया। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, इसको किस नाम से जानते हैं हम? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अकॉर्डिंग प्रारंभ में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। बात क्लियर है क्या दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों? बात क्लियर है कि भैया राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। कमेटी कौन सी बनी थी? फजल अली की अध्यक्षता में बनी थी। 2 मेंबर कौन थे? इंपॉर्टेंट कमेटी है तो बाकी के मेंबर्स 2 ही हैं, तो याद रख लेना, ज्यादा जोर नहीं आएगा। बाकी 2 थे हृदयनाथ कुंजरू और केएम पानीकर। बात क्लियर है? तो कितने राज्य बन गए हैं? 14 राज्य बन गए हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो बाकी के जो राज्य आज देख रहे हैं वो कैसे बने, कब कब बने, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी जानकारी ले लो। इतनी जानकारी जब ले ही रहे हैं तो ये भी जानकारी ले लेते हैं। तो 1960 में चलाया गया भैया पुनर्गठन का दूसरा दौर, और 1960 में बंबई राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात बना दिए गए। 1963 में नागालैंड बन गया। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ और उसे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में तोड़ दिया गया। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बना दिए गए। 1987 में मिजोरम बना दिया गया, और केंद्र शासित राज्य अरुणाचल प्रदेश और गोवा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 1987 में भी। और फिर 2000 में तो हम सभी ने देखे ही हैं, ये तो हमारे सामने की घटना है, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। और अब 2 जून 2014 को तेलंगाना को 29वां राज्य बना दिया। बात क्लियर है क्या? और अभी पिछले ही साल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कर दिया? जम्मू कश्मीर को तोड़ करके, यानी जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो 2 नए केंद्र शासित प्रदेश और बना दिए। बात क्लियर है क्या? ये तो सारी राज्यों की कहानी है। और जो भी हाल ही में बदलाव हुए हैं, हाल ही में जो बदलाव हुए हैं, कौन से 2 बदलाव हुए हैं? जम्मू कश्मीर जो भारत का 29वां राज्य था, उस एक राज्य को कम करके अब हमने उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया है, जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। अब मेरे दोस्तों आपके लिए एक सवाल है, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा तो आपको गूगल बाबा को काम में लेना पड़ेगा। तो गूगल को काम लीजिए, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जवाब आपको देना है। क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख किस तारीख पर केंद्र शासित प्रदेश बने। पहला सवाल, किस तारीख पर और वर्ष। दूसरा, इनकी दोनों की राजधानियां क्या हैं। देख लेना कहीं गर्मी और सर्दी के हिसाब से अलग अलग राजधानी तो नहीं बनाई है। बात समझ आ रही है? किस तारीख पर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश ऑर्डर से बना दिया, सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा। और दूसरा, इनकी राजधानियां क्या है। ये 2 सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इंतजार करूंगा आपके जवाबों का। तो समझ में आया किस प्रकार भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ या नहीं हुआ।
तो देखो, भाषा को आधार तो माना है। महाराष्ट्र में मराठी लोग मिल जाएंगे, गुजरात में गुजराती मिल जाएंगे, बंबई में मराठी मिल जाएंगे, पंजाब में पंजाबी मिल जाएंगे। बात समझ रहे हो? लेकिन सिर्फ भाषा को आधार नहीं बनाया गया, राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक क्षमता, वित्तीय, फाइनेंस, इकोनॉमिकल, माइनॉरिटीज, कल्चर, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के बहुत मेहनत के साथ बहुत ही तरीके से इन राज्यों का निर्माण भारत में किया गया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब ये भारत में क्षेत्रीय परिषद है। आप बोलोगे सर अब ये क्या लिया है, क्षेत्रीय परिषद क्या चीज लेकर आ गए आप, बड़ी अजीब अजीब सी चीजें ला रहे हो। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी और प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से भी। मान लीजिए आपसे सवाल पूछा जाता है या तो मुख्य परीक्षा में या इंटरव्यू में कि भारत में जो इतने राज्य हैं, राज्यों में अलग अलग प्रकार की विविधता है, कल्चरल विविधता है, कास्ट की विविधता है, धार्मिक विविधता है, आर्थिक विविधता है, यानी आर्थिक आधार, इकोनॉमिकल लेवल पे, कल्चरल, सोशल, कास्ट लेवल पे, रीजनल बेसिस पे बहुत प्रकार की विविधता है भारत के अंदर और इन राज्यों में। अब भारत में विविधता है तो भारत कैसे बनता है, जल्दी से दिमाग में जोड़ डालो, भारत कैसे बनता है भैया? भारत अनुच्छेद 1 के अकॉर्डिंग राज्यों के संघ के रूप में बनता है। बात क्लियर है क्या? तो ये जो राज्यों का संघ है, इन राज्यों में विविधता जो है, तो बोले सर देश में एकता कब रहेगी? देश में एकता तब रहेगी जब सभी राज्यों में आपसी सामंजस्य होगा, सभी राज्यों में एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, सोशल हार्मनी, सामाजिक सद्भाव होगा। भारत एक कब रहेगा? जब राज्यों में सामंजस्य होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, राज्य एक दूसरे के सभी प्रकार के आयामों पर एक दूसरे का आदर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सिर्फ बातें करने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, तो ध्यान से सुन लेना जो बच्चे ध्यान से नहीं सुन रहे, कि भारत में एकता कब रहेगी? जब सभी राज्यों में आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, सामंजस्य होगा, सब एक दूसरे के इकोनॉमिकल, कल्चरल, सोशल हर एस्पेक्ट का रिस्पेक्ट करेंगे। तो सभी राज्यों के बीच में, ध्यान से सुनना, सभी राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, सभी राज्यों के बीच में सामंजस्य बना रहे, उसके लिए हमने क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण किया और हमने भारत के राज्यों को और भारत के जो हिस्से हैं सभी राज्य, इन्हें हमने कुछ ग्रुप्स में बांट दिया, जिससे कि ये सभी राज्य एक एक ग्रुप का हिस्सा बन जाएं और आपस में अगर विद इन द ग्रुप कोई प्रॉब्लम हो तो उस ग्रुप में बैठ के समस्याओं का समाधान कर लें, या फिर दो ग्रुपों के बीच में समस्या हो तो दोनों ग्रुप्स आपस में मिलकर के समस्या का समाधान कर लें। बात क्लियर है दोस्तों? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण किया गया। पहली उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दूसरी मध्य क्षेत्रीय परिषद, तीसरी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, फोर्थ पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और पांचवी दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। ये 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई। तो मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के दृष्टिकोण से तो सवाल ये बनता है कि क्षेत्रीय परिषदों की आवश्यकता या क्षेत्रीय परिषदों की महत्ता पर वर्णन करिए कि क्षेत्रीय परिषदों की आवश्यकता क्यों पड़ी, और पड़ी तो क्षेत्रीय परिषदें किस प्रकार भारत की एकता और अखंडता को बनाने में सहयोग करती हैं। ये भी सवाल बन सकता है मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में। तो आप बोलेंगे कि भारत के राज्यों में जो विविधता है, भारत के राज्य अगर एक होंगे, एक दूसरे में सामंजस्य होगा तो देश की एकता बनी रहेगी, अखंडता बनी रहेगी। तो सभी राज्यों के बीच सामंजस्य बना रहे, इसलिए हमने सभी राज्यों को कुछ कुछ ग्रुप्स बना के, छोटे छोटे ग्रुप्स बना के हमने 5 परिषदें बना दी और इन 5 परिषदों में भारत के राज्यों को डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, ये राज्य आपसी समस्याओं को आंतरिक परिषदों में भी
और अगर सभी परिषदों में कोई प्रॉब्लम है तो परिषदें आपस में मिलकर भी समस्या का समाधान कर सकती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो उत्तरी परिषद में कौन कौन से राज्य आ रहे हैं? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, यूनियन टेरिटरी, ये सभी उत्तरी परिषद का हिस्सा है। मध्य परिषद में आ रहे हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। पूर्वी परिषद में आ रहे हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी परिषद में आ रहे हैं गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और संघ राज्य क्षेत्र दमन दीव और दादरा और नागर हवेली। दक्षिणी परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी। तो ये हमने बांट दिया। अब आप बच्चे जो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ रहे होंगे वो कहेंगे कि सर नॉर्थ ईस्ट के राज्य तो आए ही नहीं। तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का जो कल्चर है, उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो उनका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, यानी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक, ये चारों स्ट्रक्चर इन राज्यों से काफी अलग हैं। इसलिए हमने क्या किया, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, जैसे कि कौन कौन से हैं? सिक्किम, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड को हमने क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया और उनकी विशेष समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 को गठित किया। यानी कि पूर्वोत्तर के राज्य असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, इनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 को हमने बना दिया। बात क्लियर है? 5 क्षेत्रीय परिषदें कौन कौन सी? उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971। बात क्लियर है क्या दोस्तों? तो प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तीनों ही प्रकार के सवाल इसमें बनते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो ये परिषदें हैं इनका गठन कौन करता है। ये प्रारंभिक परीक्षा में सवाल आएगा, प्रीलिम्स एग्जाम के सवाल है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के। परिषदों का गठन कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति, पहला सवाल। अब इनका अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री इन प्रत्येक परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए राज्यों के मुख्यमंत्री, इनके राज्यों के मुख्यमंत्री, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जो शामिल किया जाता है, तो रोटेशन पे एक समय में 1 साल के लिए एक राज्य का एक मुख्यमंत्री इनका उपाध्यक्ष होता है। वापस से सुनना, एक समय में 1 वर्ष की अवधि के लिए उस क्षेत्रीय परिषद का जो एक राज्य का मुख्यमंत्री होगा वो उस परिषद का उपाध्यक्ष होगा। जैसे अगर हम उत्तरी परिषद की बात करें तो उत्तरी परिषद में जैसे एक बार कौन बन लेगा एक समय के लिए? हरियाणा के, फिर एक बार जैसे हिमाचल प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर, फिर ऐसे यहाँ पे एक बार छत्तीसगढ़, एक बार उत्तराखंड। तो एक बार में एक राज्य का मुख्यमंत्री 1 साल के लिए उस क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष कहलाएगा। सदस्य कौन कौन होंगे? मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा नामित 2 अन्य मंत्री, परिषद में शामिल किए गए संघ राज्य क्षेत्र से 2 सदस्य। अब सदस्य कौन कौन बनेंगे? एक तो मुख्यमंत्री, ठीक है, एक तो मुख्यमंत्री सदस्य होगा और हर राज्य का राज्यपाल 2 सदस्यों को नॉमिनेट करेगा। प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा नामित 2 अन्य मंत्री, जो ये सदस्य होंगे वो उस राज्य के क्या होंगे? मंत्री लेवल के सदस्य होंगे। एक मुख्यमंत्री और 2 अन्य मंत्री, उन 2 अन्य मंत्रियों को नॉमिनेट कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है। और संघ राज्य क्षेत्रों के 2 सदस्य, जो यूनियन टेरिटरीज हैं इन परिषदों में, उन यूनियन टेरिटरीज के 2 मेंबर भी इन परिषदों में सदस्य के रूप में शामिल होंगे। एक मुख्यमंत्री, राज्य के 2 मंत्री और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके 2 मेंबर भी इसके मेंबर होंगे। सलाहकार, एडवाइजर कौन होंगे? प्रत्येक क्षेत्रीय परिषदों के लिए योजना आयोग द्वारा एक व्यक्ति को नामित किया जाएगा। तो अब योजना आयोग तो है नहीं, अब तो कौन है? अब तो नीति आयोग है। ठीक है,
तो अब योजना आयोग तो है नहीं, तो अब नीति आयोग है, तो एक व्यक्ति को तो नॉमिनेट किया जाएगा और क्षेत्र में शामिल, ये इंपॉर्टेंट है, क्षेत्र में शामिल किए गए प्रत्येक राज्यों द्वारा मुख्य सचिव एवं अन्य अधिकारी इसमें नामित होंगे। यानी कि जो सलाहकार एडवाइजर जो होंगे वो राज्यों के मुख्य सचिव होंगे, और मुख्य सचिव के समकक्ष यानी उससे थोड़ा नीचे जो सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी होते हैं वो इसके क्या बनेंगे, एडवाइजरी मेंबर बनेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, अगर जरूरत पड़ी तो क्षेत्रीय परिषदों की बैठक में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्री जो होते हैं, सेंटर के जो मिनिस्टर्स होते हैं, भारत सरकार के जो मंत्री होते हैं, उनको भी शामिल किया जा सकता है। एक अध्यक्ष, गृह मंत्री, उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, एक एक साल के लिए राज्यों के मुख्यमंत्री, सदस्य मुख्यमंत्री और राज्य के राज्यपाल द्वारा 2 मंत्री नॉमिनेट किए जाएंगे। केंद्रीय यूनियन टेरिटरी से 2 मेंबर आएंगे। सलाहकार में जो योजना आयोग तो है नहीं, तो अब एक व्यक्ति को नॉमिनेट यानी नीति आयोग के द्वारा, और राज्य के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी। और अगर जरूरत पड़ी तो क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। बात क्लियर है क्या दोस्तों? तो यहां तक हमने बात कर ली क्षेत्रीय परिषदों के बारे में। तो अब हमारा जो भाग 1 था संघ और उसके राज्य क्षेत्र वो पूरा हो गया है। उसमें हमने राज्यों का पुनर्गठन जो भाषाई आधार पर किस प्रकार हुआ वो भी हमने पढ़ लिया, क्षेत्रीय परिषदों के बारे में पढ़ लिया, कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं ये पढ़ लिया, साथ ही इनके जो सदस्य होते हैं इनका गठन कैसे होता है परिषदों का, ये भी जानकारी हमने हासिल कर ली है। बात क्लियर है? तो आज हमारा समय इसी में थोड़ा पूरा हो गया है। कल हम बात करेंगे भाग 2 नागरिकता के बारे में। बात क्लियर है क्या दोस्तों? तो भाग 1 हमारा आज पूरा होता है। बहुत अच्छे से, शांति से, तसल्ली से, डिटेल में हमने पढ़ा है। आप सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज इन्हें रिवाइज करिए, क्लासेस को बार बार देखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करते चलिए, और जल्द से जल्द पंकज सर कोड को यूज लीजिए, PANKAJSIR, पंकज सर कोड को यूज लीजिए और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।